भारत भूषण पांडे अखिल भारतीय जनसंघ का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व में हूँ। मेरे बगल में श्री राकेश कौल गुरखा जी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके बगल में श्री जगदीश शास्त्री जी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका केंद्र श्रीनगर जम्मू कश्मीर है, आपका केंद्र मुंबई है और आपका केंद्र दिल्ली है। श्री देश कुमार कौशिक जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय जनसंघ है वो किस उद्देश्य से चलता है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हिसाब से रखी गई? अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। उनके शिष्य और सहयोगी रहे आदरणीय बलराज मधोक जी ने इसे कंटिन्यू रखा और स्वतंत्र भारत का यह पहला राष्ट्रवादी मंच है जिसने देश में देश की राजनीति की शुरुआत की। भारत भारतीय नीतियों के अनुरूप चले, भारत भारतीय नेताओं के अंतर्गत शासित हो और यह जनसंघ का उद्देश्य था। उस उद्देश्य में हम अंशतः सफल हुए हैं, पूर्णतः भी सफल नहीं है। पूर्णतः सफल की लड़ाई चल रही है। कल डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उसके पहले आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है और उस बैठक के पहले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनसंघ का क्या चिंतन है, इस विषय में बातचीत करने के लिए, देश को अवगत कराने के लिए आपको बुलाया गया है। भारतीय जनसंघ अगले चुनाव लड़ेगी क्या? भारतीय जनसंघ हर चुनावों में भाग लेता है क्योंकि राजनीतिक दल के लिए व्यवस्था है, अनिवार्य है चुनाव लड़ना। यदि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे नहीं। हार जीत की परवाह किए बिना हम चुनाव लड़ते हैं। 1980 में भाजपा जो जन्म हुआ, तो उस वक्त जनसंघ का क्या रूप था? आधा भाग जो है जनसंघ का निकल कर ये बाजू दल बदल हो जाते हैं ना, तो दल बदल हो जाते हैं तो आधा भाग जो है वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा बन गया और बलराज मधोक जी जो इसके फाउंडर लीडर थे, डॉक्टर मुखर्जी के राइट हैंड थे, उन्होंने इसका पहला मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया था। पहली बार श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा 1961 में लोकसभा में उन्होंने उठाया था। पूरी कश्मीर नीति और ये एबोलिशन ऑफ 370 ये उन्होंने बनाया था और डॉक्टर मुखर्जी ने उनके कारण जाकर जनसंघ की नीतियों को आत्मसात करके श्रीनगर में वो किया। लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को अलग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से अलग है ही है, वो तो जनसंघ से कट कर जनता पार्टी वोट बैंक तो जनसंघ के आधार से ली है, आरएसएस के आधार से ली है। ठीक बात है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर जब पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका झेल रहा है और लग रहा है कि अंतहीन युद्ध है और भारत कई मोर्चों पर शत्रुओं से घिरा हुआ है, तो इस विषय में भारत के लोगों को, देश के लोगों को किस प्रकार संगठित होना चाहिए, हम भी एक स्टेक होल्डर हैं। इसलिए हम अपनी बात रखने के लिए, देश को बतलाने के लिए आप लोगों की सेवाओं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हम किसी दल को सपोर्ट नहीं करते। देश के लिए जो अच्छी नीतियां हैं उसका हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई दल हो। अभी जैसे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सारे सांसदों ने विदेशों में जिस प्रकार भारत सरकार का पक्ष रखा, हम सबका समर्थन करते हैं। उसमें थोड़ी देर के लिए ओवैसी जी भी ठीक हैं, अभिषेक बनर्जी भी ठीक हैं और श्री शशि थरूर जी भी ठीक हैं। तो हम सबका समर्थन, हम मुद्दों पर समर्थन करते हैं। इलेक्शन चल रहा है, आज के दिन जहाँ वोटिंग हो रहा है, उसके अंदर क्या आपके कोई प्रतिनिधि खड़े हैं? ग्राम पंचायत में हम लोग नहीं रहे, विधानसभा लोकसभा में लड़ते। 2027 में आने वाले गुजरात के इलेक्शन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी कितने सीट पे आप खड़े रहोगे? हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में अभी हैं पूरे देश में और उसी भूमिका में हम रहेंगे। सत्ता पक्ष का राष्ट्रवाद के लिए सहयोग करते रहेंगे, चाहे सड़क पर रहें, चाहे संसद में और चाहे विधान मंडलों में। और रह गई सीट की बात, तो वो हमारी प्रदेश कमेटियां तय करती हैं। कहीं हम 5 पर भी लड़कर संतुष्ट रहते हैं, कहीं 50 पर भी लड़कर। आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? हम किसी पार्टी को नहीं, देश को समर्थन करते हैं, देश को समर्थन करते हैं। आपकी विचारधारा क्या हो रही है? हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद है। आज के युवाओं को संदेश क्या देना चाहिए? आज के युवा जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज के जो नेता हैं वो युवाओं को दिशाहीन कर रहे हैं। आज के युवाओं को ये संदेश है कि वे संगठित समाज की स्थापना में, उसकी संरचना में अपना योगदान दें और दिशाहीन राजनीतिक दलों से बचें। कैंपस को पॉलिटिक्स का अड्डा न बनाएं,
अखाड़ा न बनने चलो दें। ठीक है। आज की स्थिति में भाजपा सरकार में सनातनियों की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, सर- तो आप इसके सर, सामने ग्राम पंचायत उम्मीदवार खड़ा का- रखेंगे भाजपा के सामने? हाँ करेंगे, कुछ सीट पर तो करेंगे ही, निश्चित करेंगे। सर, आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हो, लेकिन वहीं से ही तो शुरुआत होती है विधानसभा और लोकसभा की। अगर आप उसी को छोड़ दोगे तो विधानसभा में आप कैसे? आपका प्रश्न बहुत सही है, लेकिन उसकी भी एक रणनीति है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो नीतियां बनती हैं वो ऊपर से बनती हैं, तो ऊपर चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। और ग्राम पंचायत जो है वो गांव के लोग, लोकल लोग अपने लेवल से, वहाँ पार्टी ना रहे, वहाँ पर्सन रहे, अच्छे व्यक्ति चुने जाएं बिना किसी दल के अफिलिएशन के वजह से हिंदू धर्म का भागला पड़ रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? वर्ण व्यवस्था को लेकर सदियों से चिंतन चल रहा है। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। हमारे यहाँ बुद्धिज्म आया किसके खिलाफ? वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। लेकिन बुद्धिज्म आया तो तिब्बत गुलाम हो गया। आज चीन का अत्याचार हम देख रहे हैं। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था को बुद्ध से लेकर अभी तक जितने सुधारक हुए, गुजरात है, स्वामी दयानंद जी का नाम लेना आवश्यक है, गांधी जी का नाम लेना आवश्यक है, मालवीय जी का नाम लेना आवश्यक है, सावरकर जी का नाम लेना आवश्यक है। ये जितने राष्ट्रवादी सुधारक हैं, इन सब सुधारकों ने वर्ण व्यवस्था का सुधार किया। आज परिणाम है कि हिंदुत्व दुर्बल हो गया, हिंदुओं में जातीयता फैल गई। हम लोगों के होश की बात है कि जब वर्ण व्यवस्था के प्रति आदर था तो समाज एकजुट था, एक दूसरे से प्रेम था। आज वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध में हमने जितना हल्ला मचाया, एक दूसरे के विरुद्ध कटुता हो गई। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी हमारे हाथ से निकल गई। आज जितने काम हैं जो हमारे वर्णों के भिन्न भिन्न लोग करते थे, आज वो दूसरे लोग कर रहे हैं। और हमारे लोग या तो सरकार से लड़ रहे हैं, या आंदोलन कर रहे हैं, या हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। इसलिए वर्ण व्यवस्था का विरोध करना, ये सहस्त्राब्दियों से उसका जो अनुभव है वो हम देख रहे हैं कि वो महंगा पड़ा, देश को भी महंगा पड़ा, समाज को भी महंगा पड़ा। आज स्थिति यह है कि अंतरजातीय विवाहों को राजनीति और सरकार जो है संपोषित करते हैं, और वही लोग आज जातीय जनगणना के लिए बल दे रहे हैं। इसलिए वर्ण व्यवस्था ही एकमात्र हमारी नजर में ऐसी चीज है जो शास्त्रीय है, प्रामाणिक है और परीक्षित है। टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, प्रामाणिक और परीक्षित। तो दूर दराज गाँव में पिछड़ी जाति के लोगों को जो मार कूट करते, तो उसमें आपका क्या रोल रहता है? हमारा रोल, हम तो अभी आपको निवेदन किए कि पूरे विश्व में कहीं भी मार काट होती है तो हमारा हृदय कांप जाता है। हम अपनी शक्ति के अनुसार उस पर पानी डालना चाहते हैं, कहीं गर्मी ना हो, कहीं कोई एक दूसरे से लड़े नहीं। हमारा रोल सर्वे भवन्तु सुखिनः को लेकर है। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम मानवता की राजनीति करते हैं, सिद्धांत की राजनीति करते हैं। अभी देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो देश के लोगों में विघटन, संगठन। कोई संगठित राजनीतिक सामाजिक दल हमारा ऐसा नहीं है, कोई संस्थान ऐसा नहीं है जिससे राजनीतिक दल डरते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे समाज को जो चाहे वो दिशाहीन कर दे, जिसकी लहर चल जाए उसकी लहर में देश बह जाता है। देश की लहर में राजनीतिक दल बहें, ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो गरीबी और बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है? मैंने तो अभी कहा कि गरीबी और बेरोजगारी इन लोगों से नहीं दूर होगी। 71 से इंदिरा जी ने नारा दिया, आज तक दूर नहीं हुई। इसका मतलब क्या होगा? समस्या नहीं है वो। नहीं, समस्या वो शाश्वत समस्या है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? सक्सेसफुल है कि नहीं है ये तो देश का नब्ज बता रहा है ना। ऑपरेशन सिंदूर यदि सक्सेसफुल नहीं रहता तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और इस प्रकार का दबाव क्यों बनता? दबाव तो बना है ना, ये तो सब मानेंगे। बाकी कौन से देश ने हमको सपोर्ट किया इसके बारे में? हमको सपोर्ट कोई देश नहीं तो करेगा। दबाव किसने किया? नहीं, दबाव सबने किया। दबाव तो सबने दिया कि मत करो, मत लड़ो, छोड़ दो, ये सीजफायर करो, ये तो दबाव सबने दिया। हमको सपोर्ट कोई दूसरा देश क्यों करेगा? हम ईसाई नहीं है, हम मुस्लिम नहीं, हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम यहूदी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, तो क्यों सपोर्ट करेगा? लोकसभा में अभी भारतीय जनता पक्ष का कोई प्रतिनिधि नहीं है,
जैसे हमारे पक्ष का ना। हाँ, पहले बलराज मधोक थे, जी। दो थे, उसके बाद कोई सीट नहीं है। बलराज मधोक जी के नेतृत्व में 35 सांसद हुए थे 1967 में। 67 उसके बाद से इस दल पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कुचक्र का हम लोग शिकार हो गए। इस दल पर प्रहार हुआ और बलराज मधोक जी को संसदीय राजनीति से अलग करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। सर, ये गुजरात में, दिल्ली और गुजरात में जो बुलडोजर चल रहा है बीजेपी शासन में, तो क्या कहेंगे? बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है और रह गई बात कि शासन जो लोग कर रहे हैं उनको अधिकार है वो जज करें, क्योंकि समाज में रहने के कारण इतना अनुभव तो हम लोगों को हो गया है कि बहुत जगह सठे साठ्यम समाचरित की नीति अपनानी जरूरी हो जाती है। पहलगाम के आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे? अब ये तो सरकार बताएगी। जाति पूछकर गोली चला, हमें पकड़ना होता तो हम तो पकड़ते, सरकार प्रयास जरूर कर रही होगी, सरकार भी बताएगी। ये हमारा प्रश्न हम नहीं कह सकते, हमारे बस का नहीं। हम कह दें कि कल पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, फिर क्या होगा? आपका प्रश्न जायज है, लेकिन सरकार को करना चाहिए, वो कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ, आप लोग जो वर्ण व्यवस्था में आप मानते हो, हाँ, वर्ण व्यवस्था मानते हैं। तो जातिवादी की जो है वो किस तरह मिटाओगे? वर्ण व्यवस्था जब अपने अपने वर्ण में सब लोग लग जाएंगे तो जातिवाद अपने मिट जाएगी। जातिवाद कहाँ आई? ये वर्ण व्यवस्था तो हमारा वरदान है, जिसको हमारे लोगों ने कलंकित कर दिया। इसके कारण हम आज दुख भोग रहे हैं। वर्ण व्यवस्था आपका वरदान है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मनुस्मृति आपके आराध्य थे। हाँ, है। और इसी वजह से आज जो हिंदू समाज की जो बात कर रहे हैं वो पूरी, आप यही समझ रहे हो कि पूरी जो व्यवस्था पुरानी होनी चाहिए जी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समान सामाजिक व्यवस्था, जो फंडामेंटल राइट्स अपने बंधन के अंदर दिया गया है, वो गलत या मान रहे। मैं बहुत क्लियर कर दूं, मैंने अभी बात शुरू करने के पहले कहा कि गौतम बुद्ध से लेकर आज तक जितने सुधारक आए उन्होंने वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति के विकल्प में व्यवस्था दी। वो व्यवस्था फेल हो गई। रह गई बात कि मनुस्मृति में किसी वर्ण को कहीं मना किया गया है या डिनाउंस किया गया है, ये गलत बात है। मनुस्मृति में सबको फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको तो जानकारी है, सारे कानून और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हैं उसमें मनु का आदर पूर्वक उल्लेख किया है। बिना मनुस्मृति हमारी नजर में वैसा संविधान है जिसने न केवल मनुष्यों का बल्कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। आप जो कहते हैं इस हिसाब से जनसंघ से लेकर भाजपा तक, आरएसएस से लेकर विद्यार्थी परिषदों सभी जो संगठन, इतने सारे संगठन और आपके सब इतने साल काम किया, आपने कौन सी जगह पे जाति व्यवस्था तोड़ने की जो कहते हैं वैसे काम किया और उसका रिजल्ट क्या है? ऐसा है कि आपने जिन संगठनों का नाम लिया वो सब मनुस्मृति को नहीं मानते। हमने इधर 10 वर्षों में समीक्षा की कि क्या कारण है, देश क्यों पिछड़ रहा है, समाज में क्या गड़बड़ी है, तो हमने अपने चिंतन को बदल दिया। हमने चिंतन को ये बदला कि पुरानी भारतीय व्यवस्था जो है उसी में जान है, इसके अतिरिक्त उस समय सोने की चिड़िया देश था। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया। हम आज आपको दिख रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम यदि कमजोर होते दूसरे दल में विलीन हो गए होते। आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता की आंधी में सिद्धांत का दीपक बचा हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम आपके सामने दिख रहे हैं। समाज व्यवस्था में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। समाज व्यवस्था में परिवर्तन, ये जो आज सत्ता पे है और जो संस्था में नाम बताई वो भी आपके जो सत्ता में है वे मनुस्मृति मानने वाले नहीं है, ये ध्यान रखा जाए। आए तो उसमें से ही है ना? नहीं आए हैं भैया, तो सब दयानंद सरस्वती आरएसएस नहीं मानता। विघटन वही आपका रास्ता है। हाँ, हमारा तीनों एक ही है ना? आए तो उसमें से तीनों ही एक हैं, आए हैं एक उसमें से, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। हमारी विचारधारा, आप बोल रहे हो, वो नहीं बोल रहे हो। वो भी बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो हमको तो मानते भी नहीं। हम तो इतना बोलते हैं कि वो हमारे हैं, वो हमको कहेंगे कि हमारे हैं। बलराज जी के मरने पर प्रधानमंत्री जी गए, जीवित रहने पर कोई पूछने भी नहीं गया। ये इसको आप मनुस्मृति कहेंगे? मनुस्मृति जो है वो सबके फंडामेंटल राइट्स
और सबको स्नेह पूर्वक देखने का उसमें विधान है। पितामह भीष्म ने महाभारत में, एक लाइन में जोड़ दूं, पितामह भीष्म ने महाभारत बात में, इतिहास की रामायण महाभारत अपने ग्रंथों में की बात छोड़, अभी आज की वास्तविक अरे स्थिति क्या अभी है? बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हम तक कर रहे हैं, हम वही कर रहे जहाँ हैं। है वहाँ से आपने एक जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए कहाँ तक व्यवस्था हुई? जाति अब तो व्यवस्था, कहीं नहीं दिखाई देती। जातीय व्यवस्था, हर जगह पे जाओ वहाँ लोगों को पूछे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जातीय व्यवस्था तोड़ने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है और जातीय जनगणना करने की नौबत आ गई। तो ऐसी स्थिति में हम जाति जाति हल्ला नहीं करते। जातिवाद की काट राष्ट्रवाद है और राष्ट्र का हम प्रचार कर रहे हैं, हम भारतीयता का प्रचार कर रहे हैं। हम जाति जाति की बात करके जाति व्यवस्था को तो तोड़ ही नहीं सकते। जब आप गौवंश की बात कर रहे हैं हाँ। तो गौवंश के सबसे ज्यादा बूचड़खाने जैन समाज चला रहा है। हाँ। हिंदुस्तान की आधी इकोनॉमी उससे चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो जब कह रहे हैं तो उसका विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा कहाँ तक हो है? रहा अब है? हम नाम लेकर के कैसे कहें? हम जब अभियान चला रहे हैं, आप अकेले ही लड़ रहे हो, इसका हाँ, हम मतलब अकेले नहीं है। लड़ रहे हैं। तो वहाँ वो निश्चित रूप दूसरी से, पार्टियों पर नहीं मान रहे हैं, तो आपका कहना क्या है? निश्चित रूप से हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे। मुचड़खाने जो चला रहे हैं वो कौन है, किस समाज के, इससे हमारा मतलब नहीं है।